हेलो फ्रेंड्स। मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में आपके स्क्रीन पर विशेष डिमांड पर आप लोगों के बहुत से लोगों ने बहुत दिनों से डिमांड किया है। विज्ञापन 50 के टाइम से आपने डिमांड किया था कि हिंदी के किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को लाइए जो मार्गदर्शन करें। मेरे संपर्क में हिंदी के कोई थे नहीं, और एक सर से मैंने कुछ दिन पहले से मैं इनको जानता हूं, और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा विज्ञापन 50 के चयनित हैं तो आके अपने जो जूनियर्स हैं उनको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। आपके स्क्रीन पे हैं डॉक्टर किशन सिंह जी, और ये बीएचए स्कॉलर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इनका चयन विज्ञापन 50 में हुआ है, और वर्तमान में इनकी उम्र लगभग 26 साल की है। 96 बॉर्न है। बहुत ही कम उम्र में इनका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विज्ञापन 50 में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में हुआ है। अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की तरफ से सर आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न आपसे बस आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा सा मैं पूछूंगा, उसके बाद आप बताएंगे। आपकी नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पे आपके फॉर्म आया, आपने पीजी किया, उसके बाद ही जस्ट फॉर्म आ गया और आपने फॉर्म भरा। असिस्टेंट प्रोफेसर इतने जल्दी कम उम्र में आप बन गए, तो क्या कुछ अनुभव रहा, घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन रही, और सिलेक्शन के बाद क्या आपने महसूस किया, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। सर्वप्रथम तो सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मंच प्रदान किया। और मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम किशन सिंह है और वर्तमान में मेरी तैनाती हिंदी सहायक आचार्य के रूप में बलिया में है। और कॉलेज का नाम है श्री बजरंग पीजी कॉलेज, दादर आश्रम, सिकंदरपुर, बलिया। और जैसा कि सर ने बताया ही कि मेरी जो स्नातक और प्रस्नातक की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा दीक्षा है, वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, जहाँ से मैंने यूजी और पीजी की शिक्षा प्राप्त की है। और मैं उसके बाद रिसर्च में दाखिला लिया ही था कि उसी समय हायर एजुकेशन का फॉर्म आ गया और मैंने भरा। और इसके बाद बहुत जल्द ही परीक्षाएं भी हुई और उसमें सफलता भी मिली। और मैं यह कामना भी करता हूं कि आप सभी भी जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वह सर के माध्यम से चीजों की जानकारी उन्हें मिलती रहेगी समय समय पर, और सर के चैनल से लोग जुड़े रहेंगे। इसके लिए भी सर को और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आपसे अगला प्रश्न करते हैं सर। नॉर्मली ऐसा होता है कि हायर एजुकेशन में सिलेक्शंस जो होते हैं बड़े ज़्यादा उम्र में लगभग होते हैं। हम लोगों को भी दिख रहा है कि कॉलेजेस में लोग आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि नेट पीएचडी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तैयारी में भी टाइम होता है, और कुल मिला के वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही है, नहीं तो वैकेंसी भी नहीं आती थी। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रगल थोड़ा सा आपको कम करना पड़ा है। बहुत ही जल्दी, मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज के में स्ट्रगल ना करें उसकी बातें समझ में नहीं आती है कि कितनी मेहनत लगती है, और इतना इजी तरीके से आपके, हालांकि ये मैं मानता हूं कि अच्छे कर्मों का फल होता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो कम उम्र में आपको कोई चीजें कम संघर्ष में या बिना संघर्ष के प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा रिएक्शंस बताइए। आपके जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो इस तरीके का एक सपना लेके चलते हैं, और अच्छी खासी जॉब है जो आपको मिली है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि इतने जल्दी तो घर वाले उम्मीद भी नहीं करते हैं कि अब बेटा कमाने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? सर जैसा कि मैं घर वाले और माता पिता तो बहुत ही खुश हो जाते हैं किसी भी, मतलब उनके किसी भी बेटे या फिर बेटी की जब जॉब लगती है, वो भी सरकारी जॉब। लेकिन उस समय जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने मैं मैंने फोन करके सुबह बताया। 17 तारीख को रिजल्ट आया था, 17 मार्च को। तो वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने कहा कि चेक करके फिर से दोबारा देख लेना। और थोड़ा मैं दोबारा थोड़ा चेक करके बढ़िया से दोबारा चेक उन्हें, करो, कहीं किसी दूसरे का जी तो नहीं देख लिया है। जी इधर गांव में सर, हल्ला भी छूट तो करते नहीं हैं, गया है, कहीं रिश्तेदारी में ऐसा ना बता हो भी दे कि और बाद में पता चले कि हुआ ही नहीं है। बाद में, जी जी जी। जी जी तो जी जी। इसीलिए मैंने दोबारा से चेक किया और मैं दोबारा उन्हें कॉल किया और बताया कि नहीं, मेरा ही नाम है और मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं चयनित हूँ। और मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे बैचमेट भी हुए थे और मेरे जूनियर भी हुए हैं। और वो लोग भी मान के चल रहे थे। उस समय हम लोग की तैयारी ठीक ठाक हो गई थी सर। तो
हम लोग ये मान रहे थे कि हो सकता है कि साक्षात्कार में अगर कम अंक मिलेंगे तो होने न होने की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन ये एक अनुमान था कि हम लोग अच्छे स्टेज में है, अगर थोड़ा सा हम लोग इंटरव्यू में अच्छा कर लेते हैं, साक्षात्कार में अच्छा हमारा चला जाता है, तो हम लोग होने की संभावनाएं प्रबल है। और इसलिए हम लोगों को पहले दिन बुलाया भी गया था साक्षात्कार के समय। 6 दिन हम लोग का वो चला था हिंदी विषय का। तो पहले दिन हम लोग को बुलाया गया था, तो वहीं से संभावनाएं थोड़ी सी मन में बनने लगी थी कि संभावनाएं हैं, चांस है कि हो सकता है अगर कुछ ज्यादा अनहोनी न हुई तो। जी जी जी। नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स देख के समझ में आ रहा है, और मैं भी वो टाइम अपना याद करता हूँ कि ज्यादातर खुशी तो इसी उम्र में होती है। बाद में खुशियां होनी थोड़ी कम हो जाती हैं। जब मेरा पहली बार नेट क्वालिफाई हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस समय पे मोबाइल पे नेट चेक नहीं होता था। मतलब मोबाइल पे कोई चीज चेक होने में दिक्कत होती थी, इतना ज्यादा डेटा भी इतना फ्री में नहीं मिलता था। और छोटी छोटी मोबाइल्स उस समय पे होती थी, 2010-11 का टाइम है। तो कैफे में जाके नॉर्मली रिजल्ट चेक किए जाते थे। साइबर कैफे में आदमी जाता था, 10-15 रुपए देता था, उसके बाद चेक होता था। तो मुझे याद है कि पहला ही बार जब मैंने देखा कि नेट मेरा हो गया है, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। तो मैं मतलब 3-4 दिन जाके उसे चेक करता था, अपना रोल नंबर। पहले पीडीएफ आता था, उसमें रोल नंबर लिखा रहता था, और इस तरह से चीजें नहीं होती थी जैसे अब आता है रिजल्ट। अब तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हो गई हैं। तो मैं रोज ही जाके 15 रुपए दे के और उस चीज को देखता था और खुशी का एहसास करता था। तो वो खुशी जो होती है वो उसी उम्र में मिलती है। बाद में तो धीरे धीरे खुशियां मिलना और एहसास होना भी कम हो जाती है। आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और वर्तमान में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी बने हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आगे के क्रम में मैं एक धन्यवाद प्रश्न सर। आपसे करता हूँ सर, कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो परीक्षा पैटर्न है और पेपर जो आपका था, वो कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, या डिफिकल्ट था? या ऐसा था कि बैलेंस पेपर था, या किसी पर्टिकुलर हिंदी के किसी किसी सब सब्जेक्ट या उप विषय में ज्यादा वेटेज दे दिया गया था क्वेश्चंस को, या ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस आप करते हैं? जब हिंदी का पेपर हुआ था सर, इसमें एक अफवाह फैली थी, या जो भी था, चूंकि मैं हिंदी का नहीं हूँ, कि किसी पर्टिकुलर गाइड से या किसी पर्टिकुलर किसी एक ही बुक से बहुत सारे प्रश्न उठा के दे दिए गए थे। ऐसी चीजें व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी। इन सब चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, जो हायर एजुकेशन जो कमीशन है, वो उनकी जो कराने की जो पद्धति है, उसमें बहुत ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो ऐसे प्रश्नों को रहता है कि जो बहुत ज्यादा न कठिन हो न बहुत ज्यादा सरल हो। बीच का ही वो लोग रास्ता अपनाते हैं। और हम लोग जब तैयारी के दौरान थे, उस समय हम लोग प्रीवियस ईयर पे ही जो क्वेश्चन पेपर थे उन पे ध्यान देते थे, और उनसे संबंधित या फिर उसी के मार्ग का अनुसरण करके ही पेपर एक बार फिर वो कमीशन ने बनाया था। अ, हम लोगों ने उसी के हिसाब से तैयारी की थी। और किसी खास गाइड का जहां तक प्रश्न है सर, तो वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लगा कि मतलब किसी खास जगह से ही प्रश्न उठा के दे दिए गए हों। और जैसा कि सर आपने कहा कि प्रश्न कैसे थे, तो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न थे, जीएस के प्रश्न थे, वह अमूमन हिंदी साहित्य का जो भी विद्यार्थी रहता है, अधिकांशतः ऐसा होता है कि उसका वह पोर्शन जीएस का, टीचिंग का, या फिर जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, वह सामान्यतः थोड़ा थोड़ा सा कमजोर होता है, कमजोर या होता फिर है। वह उसका भी। जी। तो साहित्य इसको के और लेकर के साइंस, साहित्य और साइंस के जो विषय हैं उसमें जीएस वाले थोड़ा कमजोर होते ही हैं। सही कह रहे हैं, ठीक जी है। सर। जी। तो हम लोगों ने पूरा अपना जो ध्यान है या फिर वो अपनी पूरी जो क्षमता है वो अपने विषय पे ही लगाई थी। और उसमें उसके जो जो पेपर था वह भी मतलब कमीशन ने ठीक ठीक ही बनाया था, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं था। लेकिन जो सामान्य प्रश्न होते हैं उसमें गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, जो हमें लगता है अमूमन कि यह आसान होगा या फिर नहीं आएगा या फिर नहीं आ सकता है। ऐसे ही प्रश्नों की भरमार थी जो सरल थे, और अमूमन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हिंदी के वैसे ही प्रश्न थे। और जीएस के प्रश्न जो थे सर फर्स्ट पेपर में, वह ठीक ठाक थे। जो भूगोल के प्रश्न हुए या फिर इतिहास के प्रश्न हुए, वो कुछ मतलब उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए गए थे जो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था या फिर मैंने कभी नहीं पढ़ा था व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन सही हो गए थे ठीक ठाक, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर के प्रश्न मैंने सही किए थे। और टीचिंग और रिसर्च भी मैंने सही किया था, इसलिए कुछ अंक मिल गए थे ठीक ठाक। इसलिए जी जी जी। मुझे ये लगा कि इतिहास और स्पेशल ज्योग्राफी की स्पेशल जगह। हिंदी के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करिए। और लोगों ने मेरे चैनल पे इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था,
तो हिंदी के लिए थोड़ा मार्गदर्शन के संदर्भ में कुछ क्वेरीज आई थी। हिंदी की तैयारी करने के लिए क्या थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे? जो हिंदी के सिलेबस है हिंदी का, उसमें विषयों को थोड़ा सा आप सब्जेक्ट से, बुक्स से कोरिलेट करके आप बताने की मतलब कोशिश करिए कि कैसे कनेक्ट होगा। जी सर। वो ये हायर एजुकेशन में जो हिंदी विषय का जो सिलेबस है, उसको 9 या 10 इकाइयों में शायद वो बांट के उन्होंने अपना सिलेबस जारी किया है। जो और उसमें मैं क्रम से इकाई वाइज उसको सर बता के, और उससे संबंधित जो पुस्तकें जो मैंने पढ़ी थी वो मैं बताने की कोशिश वो करूंगा अपनी तरफ से। जैसे सर पहली इकाई में है कि हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें उसमें इसमें हिंदी भाषा की 8 भाषाएं, मध्यकाल में भाषाएं कौन कौन सी थी, अपभ्रंश, औहट, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और इसके लिए मैंने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया है, या फिर जो छात्र हैं, जो आगामी जो भावी प्रोफेसर हैं, वो लोग कर सकते हैं, उसमें भाषा विज्ञान है, भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक है। और एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अच्छी हिंदी, अरे अच्छी हिंदी जी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है यह भी। और एक हिंदी भाषा पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बाहरी की। तो इन तीनों पुस्तकों से ही मैंने पढ़ा था। और बाद में मुझे पता चला था कि ये अच्छी हिंदी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, जिससे कुछ प्रश्न आए थे, मतलब वो डायरेक्ट वहीं से पूछ लिए गए थे। और मैंने अध्ययन तो किया था, लेकिन मेरा अध्ययन उतना पूर्ण नहीं था, उस पर कमांड नहीं थी कि जिससे मैं उन प्रश्नों को हल कर पाता। लेकिन बहुत सारे प्रश्न भोलानाथ तिवारी की इस पुस्तक से पूछे पूछे गए थे। अच्छी हिंदी पुस्तक का नाम है। और सर दूसरी इकाई है नागरी लिपि का इतिहास। इसमें देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, इसका मानकीकरण और विशेषताएं, कहाँ कौन सी खामियां हैं, ये सारे टॉपिक है। तो इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, या फिर उपरोक्त जो भी मैंने पुस्तकें बताई हैं उसका आप चयन कर सकते हैं। वहां से आपको इसके विषय में सामान्य जानकारियां हो जाएंगी। और सर तीसरा जो विषय है, तीसरी जो इकाई है, वह हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास, कि जो उस समय जो व्यक्तिगत तौर पे जो प्रयास किए गए थे, जैसे नागरिक पिछाड़ी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, या फिर आर्य समाज जो योगदान दे रहा था, कैसे दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तकें जो है हिंदी में या फिर देवनागरी में लिखवाई, और उसमें उन्होंने क्या क्या सम्मान जो हिंदी में दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी की, इसकी भी सामान्य जानकारी हमें गाइडों, जो हिंदी की गाइडें आती हैं सामान्य, उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर सामान्य जानकारी के लिए आप यूट्यूब यूट्यूब पे भी बहुत सारे मटेरियल हैं जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और सर चौथी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें दर्शन, लेखन की पद्धतियां वगैरह वगैरह, और जो कुछ विभाजन है, इनका नामकरण, इससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आप समान तौर पर हिंदी के लिए, हिंदी का वह बाइबल कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जरूर ही पढ़े। ये सारे प्रतियोगी छात्र भी जानते हैं, जो पढ़ाते हैं वह भी जानते हैं। एक तरह से पढ़ना ही पड़ता है, चूंकि पुस्तक कैसी है कैसी नहीं है इसमें बहुत सारे वाद विवाद हैं, लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न। और दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रतियोग, वह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, बच्चन सिंह की पुस्तक है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। पीजीटी में भी मैंने देखा है, और हायर एजुकेशन में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से। और एक और इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की यह पुस्तक है। इस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इस पुस्तक से जानकारियां तो मिली, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह पुस्तक बच्चन सिंह की तुलना में, आप इसे 1-2 बार दोहरा सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चन सिंह की पुस्तक और शुक्ल की पुस्तक जरूर पढ़ें। और एक पुस्तक है सर हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र के संपादकत्व में ये निकली है। इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और ऊपर की जो दोनों पुस्तकें बच्चन सिंह की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इन्हीं दोनों पुस्तकों का अध्ययन मैंने बार बार किया था, और इससे मुझे मदद भी मिली थी। और सर चौथी इकाई है, 5वीं इकाई है सर, माफ करिएगा, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसको आप एक हिंदी गद्य करके रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आती है, मोटी है, लेकिन आप उसमें से जो भी काम की चीजें हैं, छोटी छोटी, जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, संस्मरण, आलोचना,
निबंध, ये सारी परिभाषाएं आप देख सकते हैं, और वहां से आपको सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों मिलेंगी। सरल शब्दों में लिखा है उन्होंने, और वहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। और सर आगे छठवीं जो इकाई है, साहित्य शास्त्र और आलोचना। इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित काव्य के लक्षण, काव्य के गुण, उनके प्रयोजन, उनके रूप कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दीजिए या फिर हायर एजुकेशन में, हर जगह जहां भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां इन इन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं काव्य शास्त्र से। तो इसके लिए आप काव्य शास्त्र के लिए भागीरथ मिश्र की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और विवाद, वाद, माफ करिएगा, वाद करके एक पुस्तक है, यह भी भगीरथ मिश्र की है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और एक पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देवेंद्र नाथ शर्मा जी की, यह भी पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक सारे अध्यापक जो प्राध्यापक होते हैं वह आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसे पढ़िए और पढ़ाइए भी। और एक पुस्तक है भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की यह पुस्तक है। यह पुस्तक से आप चाहे तो इस जो सिलेबस है हायर एजुकेशन में इकाई 6 का, उसे आप पूरा कवर कर सकते हैं। और सर अगली जो इकाई है, इकाई 7, हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं। इसको आप हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली करके डॉक्टर अमरनाथ की पुस्तक है एक, जो उन्होंने उनके संपादकत्व में निकली है। उन्होंने गूगल से या फिर जहां से भी उन्हें मटेरियल मिले हैं उसको उन्होंने इकट्ठा किया है और अपनी पुस्तक को बनाया है। और हिंदी हिंदी के बीज शब्द करके है बच्चन सिंह की पुस्तक, वहां से भी आपको पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं मिल सकती हैं, और वहां से सामान्य जानकारी मिल सकती है। और इग्नू के नोट्स भी आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे विद्यामित्र करके एक चैनल है, वहां से भी आप इस पोर्शन को, इस एरिया को आप कवर कर सकते हैं। और सर इकाई 8 में है हिंदी काव्य। तो इसके लिए सर मैंने राजकमल प्रकाशन से पुस्तक निकली है हिंदी काव्य ही करके, जो कि राजकमल से प्रकाशित है, हिंदी काव्य, जिसमें जो भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी के हायर एजुकेशन में, वो सारे वह उन्होंने एक जगह संकलित करके हिंदी काव्य के नाम से निकाली है वो पुस्तक। ऐसे ही हिंदी कहानियां जो लगी हैं हायर एजुकेशन में हिंदी विषय की, उसका उन्होंने कथा सारंग नाम से निकाला है। और जो निबंध लगे हैं उसको उन्होंने निबंध मान से निकाला है। ये तीनों पुस्तकें आपको राजकमल प्रकाशन से मिल जाएंगे, और वहीं से मैंने पढ़ा भी था। और एक हिंदी समय साइट है हिंदी की, वहां से भी मैंने क्रॉस चेक के लिए मैंने वहां से भी देखा था। और मूल टेक्स्ट भी पास में था, लेकिन आप वो तीनों जो पुस्तकें हैं वहां से पढ़ सकते हैं। और सर जो इकाई 9 है वह कथा साहित्य है, उसके लिए मैंने बताया सर राजकमल से मिल जाएगी पुस्तक। और जो सर इकाई 10 है कथेतर गद्य विधाएं, जिसमें निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज और अन्य गद्य विधाएं हैं। इसके लिए आप हिंदी गद्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदी समय साइट पे देख सकते हैं। और इग्नू के नोट्स भी देख सकते हैं, वह भी पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर यही सारी पुस्तकें हैं। और सिलेबस के तौर पे पहले तो आप सिलेबस, जो भी छात्र होता है सब प्रतियोगी, वह पहले सिलेबस को ध्यान से देखता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सर एजीपी से या फिर यूथ से, घटना चक्र से मिल जाते हैं हमें। फिर इसके बाद विश्वसनीय जो सर पुस्तकें हैं उसको हम देखते हैं, जो मैंने कुछ नाम बताए उसमें सर, जिसे मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मूल टेक्स्ट है, आप चाहे तो मतलब और गहराई से अध्ययन करने के लिए मूल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। ये इसी में से कुछ सर पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया था। और सब कुछ चैनल है जैसे कि हिंदी समय, और कुछ पुस्तकें हैं जो सर नहीं मिलती हैं या फिर नहीं मिल पाती हैं, तो उसे मैंने ई पुस्तकालय से डाउनलोड किया था। वह वो ऑनलाइन पुस्तकालय है, वहां से आप कम एमबी में सारी पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यामित्र चैनल भी बहुत सहयोगी है, और इग्नू के नोट्स हैं जो सर
यहीं से मैंने सारे मटेरियल देखे बहुत ही थे। बेहतर तरीके से आपने सभी यूनिट वाइज बुक्स के नाम बताए सर। और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। आपको एक जगह से चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, तो आपके पास वेरियस वेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। इग्नू की नोट्स की आपने बातें करी, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी भी अपनी मटेरियल होते हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। कहीं से कोई चीज़ ऐसी टकरा जाती है जो आपको एक जगह अच्छी नहीं समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही है, तो दूसरी जगह वो बहुत ज्यादा स्पेशल आपको फील कराती है। और यूट्यूब तो अपने आप में ही बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीजें यूट्यूब से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसमें आपको यूनिट वाइज चीजें बताने के लिए। मेरा ये मानना तो है सर, कि हिंदी विषय के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। और सर से मैं रिक्वेस्ट भी कर देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लोग अगर पर्सनली कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनको टाइम निकाल के आप रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जी काम ये है कि भाई पीछे के जो लोग हैं उनको अगर सपोर्ट करके थोड़ा सा धक्का लगा दें अगर 2-4 मिनट निकाल के, तो किसी का अगर जी भला होता है तो वो हमें करना चाहिए। तो इसके साथ ही सर एक चीज और बताना चाहेंगे कि एग्जाम में फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन के बीच का जो एक मेंटल एटीट्यूड होता है, आदमी पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि मेरा हो जाएगा। कभी कभी स्कोर जब रिटर्न निकल आता है तो स्कोर को देख के लगता है यार, बड़े कैलकुलेशंस मन में चलते हैं, हम कितना भी सोचें कि नहीं सोचेंगे नहीं सोचेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस दिमाग में चलते हैं। तो उन सब चीजों में आप एक मेंटल एटीट्यूड जो बना के रखे या आपके दोस्तों ने जो बना के रखा उसको भी थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं सर। हाँ सर, यह तैयारी के साथ साथ यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप की मानसिक दशा कैसी है, आप उस दरमियान कैसे रहते हैं, कैसे आपके घर परिवार की स्थिति है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे उसमें यह है कि आप अपने को थोड़ा नॉर्मल रखें। ऐसा नहीं है कि यह पहला ही है तो पहली बार ही होना जरूरी है, या फिर ना हो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाए, या फिर आपका जीएस का पोर्शन अच्छा नहीं गया, या फिर हिंदी का नहीं गया है। आप एक तरह से, ऐसा होता है अमूमन देखने को मिलता है, हमारे जो सीनियर रहते थे वो कहते थे कि इतना ही चाहिए, इससे कम में नहीं होगा, या फिर ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इससे हम लोग थोड़ा सा डर जाते थे, या फिर हमारे बैच में जो थे वो हम लोग बात करते थे तो हम लोग काफी डरे हुए थे कि हम लोग के जो प्रश्न है या फिर हम लोगों ने जो स्कोर किया है वह तो काफी कम है पिछली बार के मुकाबले। जैसा वो लोग बताते थे कि इतने प्रश्न या फिर इतने तक जाएगी मेरिट, तो हम लोग अनुमान करते थे तो हम लोग उससे काफी नीचे अपने को पाते थे। लेकिन बाद में चीजें बदली और ऐसा लगा कि नहीं, अगर पेपर पेपर के मुकाबले ही है और ऐसा है कि अगर पेपर टफ रहेगा तो आप कम स्कोर पे भी चयनित हो सकते हैं, या फिर कम अंकों पे भी आपका सिलेक्शन होगा। और उस दरमियान हम लोग अमूमन प्रयास यही करते थे कि कुछ ऐसे लोगों से बचे जो लोग मतलब हाँ सही कह रहे नकारात्मक हैं, चीज दो तरीके के लोग मार्गदर्शक होते हैं। एक ऐसे बताते हैं, मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है, बताता हूं मैं आपको कि कुछ लोग जी ऐसे बताते हैं सबका नहीं होता, वो देखो पढ़ पढ़ के बूढ़ा होता जा रहा है, इस तरीके के कमेंट आते हैं। उसके देखो सारे बाल झड़ गए, हो नहीं रहा है उसका। तो एक तरीके की ये लोग होते हैं जो बताते हैं कि अरे कहाँ होता है सबका यार, ऐसे नहीं होता, घूस चलेगा, पैसा चलेगा, तुम्हारा नहीं होगा कितना भी कर लो। तो फिर थोड़ी देर के लिए आदमी को लगता है यार होगा है नहीं तो चद्दर उठाओ और सो जाओ आराम से, होना है नहीं, क्या मतलब दिमाग लगाने से। एक जी स्थिति में लोग ऐसे मार्गदर्शन करते हैं कि वो देखो उसका हो गया तो तुम्हारा कैसे नहीं हो सकता, वो देखो उसने निकाल लिया उसने निकाल लिया। तो बातों का बड़ा असर दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग तभी साथ देता है जब उत्साह भरा जाता है। बात आप सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जी लगा सर आपसे बात करके, आपने पूरा विस्तृत तरीके से चीजें बताई। और वीडियो ज्यादा बढ़ाना करते हुए आपको यहाँ पे धन्यवाद कहूंगा, अपने साइड से भी, अपने व्यूअर साइड से भी, सब्सक्राइबर्स के साइड से भी। और इसी तरीके की श्रृंखला लेके हम लोग आएंगे। विज्ञापन 51 में भी जो इंटरव्यू के लिए लोग जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए हिंदी का मार्गदर्शन के लिए सर को हम फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे। और हिंदी का और कोई भी मिलेगा तो मैं उसको बुला के और एक अलग मार्गदर्शन देने का पूरा प्रयास करूंगा। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कम उम्र में सर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। उम्मीद करता हूं कि देश के और प्रदेश के बड़े अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित करें। सर को धन्यवाद, और आप चैनल पे आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे भी देखकर, आपको देखकर खुशी होती है कि आप अपने मतलब बहुमूल्य समय से समय निकाल कर जो
प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए जो मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं और उन्हें निरंतर नए नए अपडेट देते रहते हैं, तो इससे खुशी मिलती है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं से जुड़ के इसमें सहयोग कर सकें। क्योंकि हम लोग के समय में भी ये सारे प्लेटफॉर्म थे ऐसे, लेकिन हम लोग वंचित थे, या फिर कहीं ना कहीं से ऐसा हुआ था किन्हीं कारणों से कि हम लोग जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन ऐसे जो है प्लेटफॉर्म रहने चाहिए जिससे समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। हमें लगता आपको है और सर कि आपके चैनल चैनल को के ढेर बारे में सारी लग रहा है शुभकामनाएं आपको सर। आज ही पता चला होगा, इसके पहले तो शायद आपने नहीं देखा था। नहीं सर, मैं यहाँ मैंने आपके चैनल को देखा था सर, और मैं जब आया था उसके पहले मैं देखा था। और मुझे याद है कि मैं वेतन के लिए ही आपके चैनल को देखा था कि कितना वेतन है, कितना ग्रेड पे है, वगैरह वगैरह। और मैं जब उसके बाद आया तो फिर बाद में मैं मुझे ध्यान में आया कि आप ही का चैनल है। और मैं उसके बाद 2-3 और वीडियो मैंने डाउनलोड किए थे। इसके पहले से मुझे जानकारी है सर, जब मैं यहाँ आया था बलिया में, उसके पहले से ही मैंने आपके चैनल को देखा था। चलिए, और बहुत मुझे बहुत खुशी धन्यवाद हुई सर। कि मैं जी सर, मुझे भी ढेर सारी खुशी है आपसे जुड़कर। और इस मंच पर बातचीत करके मुझे अच्छा लगा। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं या फिर प्रतियोगी छात्र हैं, उन्हें अगर सहूलियत मिलेगी मिलेगी तो हमें खुशी होगी सर। आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।